घटना चक्र, सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। फिजूल गैस इस्तेमाल करने से कोई भी फैमिली बर्बाद हो सकती है। नमस्कार, घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। 4 महीने में इराक के इतिहास ने करवट ली है। इराक का स्थापना दिवस बदल गया है। 9 अप्रैल हुआ करेगा हर साल। 2 महत्वपूर्ण दिन आने वाले थे, 14 जुलाई और 17 जुलाई। उन दोनों को उन्होंने रद्द कर दिया है, छुट्टियां कम करने की कोशिश की है। ये इराक की नई काउंसिल जो कि 25 सदस्यों की अमेरिका ने नामजद की है, उनका फैसला है। पूरी दुनिया में इस 25 सदस्यीय जो कमेटी बनी है उस पर नजर है। इसके अलावा एक विवाद और भी उभरा है जो कि पूरी दुनिया में बहस का मुद्दा बना हुआ है कि जिस मुद्दे को लेकर के इराक पे हमला अमेरिका ने किया था वो मुद्दा ही नेस्तनाबूद हो गया, यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर वेपन्स लाने का जो मुद्दा था वो फर्जी रिपोर्ट तैयार की थी CIA ने मान लिया है अपने कागज में। बहरहाल टोनी ब्लेयर इस मुसीबत में फंस गए हैं क्योंकि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वही थे। बहरहाल क्या होगा इस विवाद में ये किसी को नहीं मालूम है। आज हम इराक की इस 25 सदस्यीय समिति जो बनी है इस पर विश्लेषण करेंगे। और तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि इराक को लेकर के भारत ने किया है कि भारतीय सेना अब वहां नहीं भेजी जाएगी। इफ एंड बट के साथ ये फैसला किया है हमारी सुरक्षा समिति ने, लेकिन अंततः फैसला ये हुआ है कि कम से कम अमेरिका की मदद के लिए वहां कोई सेना भेजे जाने का तुक नहीं बनता है। यह फैसला है भारत सरकार का, आज ही लिया है। इसी ताने बाने में, इन 3 मुद्दों के ताने बाने में इराक का बदलता चेहरा, हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं एन राम साहब हैं जो कि पूर्व सचिव रहे विदेश मंत्रालय में। राम साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और कमर आगा साहब हैं जो कि इराकी मामलों के विशेषज्ञ हैं। कमर साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर VS मलिक साहब हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। मलिक साहब, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। बात शुरू करें हम लोग राम साहब से। राम साहब, आप हमको ये बताएं कि अभी तो ये जो खास तौर से 25 सदस्यीय कमेटी बनी है इसके बारे में लेकर के वहाँ पहुँच है। ये कमेटी जो है सिर्फ जो जनरल वहाँ मौजूद हैं उनको सलाह करेगी, सलाह देगी, और वो सलाह माने ना माने ये उनके उस पर है, लेकिन इसको कुछ हक दिए हैं इस समिति को, इसको लेकर के पूरे उसमें बहस है। आप बताएं। जी हाँ, अमेरिका एक दुविधा में था जी। अमेरिका की दुविधा ये थी कि वो किस तरह सत्ता को इराकी लोगों को सौंपें बगैर अपना कंट्रोल खोए हुए या कम किए हुए। और ये बात बन नहीं रही थी। उन्होंने पहले भी नजफ वगैरह में एक आध मीटिंग्स की थी जिसमें कि उन्होंने काफ़ी लोगों को बुलाया, विदेश से भी बुलाया और इराकी नागरिक जो इराक में हैं उनको भी बुलाया। तो ये जो है, जो कमेटी बनी है या काउंसिल बनी है, ये अमेरिका का प्रयत्न है कि इसको एक लेजिटिमेसी दिया जाए, उनकी जो वहाँ पर प्रेजेंस है उसको लेजिटिमेसी का कवर दिया जाए, क्योंकि अंततः उन्होंने अपने हाथ में ही ये फैसला रखा है कि वो इनकी सिफारिश मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो उसमें कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। मेरे विचार में तो इस काउंसिल को अपने को स्थापित करके अपने को एसर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आगे जो डेमोक्रेटाइजेशन होगा इराक का, उसमें इस काउंसिल का कोई महत्वपूर्ण रोल हो सके। जी, कमर साहब आप बताएं। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो जैसा कि राम साहब ने भी बताया कि बगैर इस काउंसिल के वहाँ पे अमेरिकन कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, मूवमेंट नहीं हो पा रहा था गवर्नेंस में भी, और दूसरे इराक के रिलेशन बाहर से नहीं हो पा रहे थे। अब ये एक लेजिटिमेसी, एक लेजिटिमेट गवर्निंग काउंसिल इसका उन्होंने नाम दिया है, जो 3-4 चीज़ें देखिएगी। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिसके बारे में लिखा है। एक तो उनका ये है कि वो बजट अगले साल का यही पास करेगी बॉडी। दूसरे उसके बाद ये कि ये लोग एम्बेसीज खोलेंगे और अपॉइंटमेंट ऑफ
एम्बेसडर्स होगा, जिसके अंदर वो तमाम राजदूत भेजे जाएंगे। तीसरी चीज़ ये होगी कि ये मिनिस्ट्रीज भी देखेंगी कुछ, और उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं गवर्नेंस से जुड़ी हुई जो ये देखेंगी। और सिक्योरिटी का मुद्दा बहुत अहम है, जो कि वहाँ पे लोगों ने, मेंबर्स ने अलग अलग उठाया है, तो वो भी किसी हद तक देखी। इस काउंसिल की ज़रूरत सबसे बड़ी इसलिए पड़ रही थी कि अमेरिकन से वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही थी, वो संभाल नहीं पा रहे थे और कैजुअलिटीज़ उनकी बहुत बढ़ गई थी। काउंसिल बन जाने के बाद बहुत से ऐसे देश होंगे जो अब विलिंग होंगे अपने ट्रूप्स भेजने के लिए, जिनकी ये डिमांड थी कि अगर वहाँ पे कोई लोकल लेजिटिमेट बॉडी बनती है, कोई लोकल बॉडी बनती है और वो हमको इनवाइट करती है, दावत देती है कि आप अपने ट्रूप्स भेजिए, तो हम भेज देंगे। तो इससे उनको एक सबसे बड़ी मदद तो ये मिलेगी। और उसके अलावा फिर यही काउंसिल अब दूसरे देशों से बातचीत करना शुरू कर देगी, जो अमेरिका काम खुद डायरेक्ट नहीं कर सकता था। तो ये बेसिकली काउंसिल बनी है। मैं ये नहीं समझता कि इससे डेमोक्रेसी रिस्टोर होगी, इससे अमेरिकन दिक्कतें जो थी, जो अमेरिकन को प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसमें अमेरिकन को बहुत मदद मिलेगी, और ये इसीलिए उन्होंने उसका गठन किया है। जनरल साहब, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और इसकी जो सबसे बड़ी जो वजह है वह ये कि अभी अमेरिकन को इराकी राष्ट्रवाद का सामना करना पड़ रहा था। तो उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए कि कुछ इराकी लोग भी अभी सत्ता में शामिल हुए हैं, तो उसमें इसका बड़ा भारी असर पड़ेगा। दूसरा जो बड़ा असर है वह है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है 1483, उसमें इंटरिम गवर्नमेंट की बात कही गई है। तो इंटरिम गवर्नमेंट कब आएगी, उसके लिए जरूरी है। they have called it a first interim government। अभी तो अगर देखा जाए कायदे से तो ये एक पहला कदम है, उन्होंने अंतरिम सरकार का नाम दिया है। तो अभी ये जो काउंसिल बनी है, ये एक पहला कदम है। तो देखा जाए तो इसमें एक किस्म से ये जो यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो सिर्फ कागज पे नहीं रह गया, ये उसकी बातों को शामिल करते हुए एक पहला कदम हुआ। और बड़ी जरूरी जो बात है, पहले ब्रेमर साहब भी हुकूमत चला रहे थे वहां पर, जो कि अमेरिका के, अभी भी वही चलाएंगे। जी हाँ, कि अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उनको कहने सुनने वाला, यानी कि अमेरिकी जनता और अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके बीच में एक कड़ी बन गई है ये काउंसिल। और साथ ही साथ और बड़ी जरूरी बात यह है कि उसमें डेमोलो साहब भी हैं। आप उसको किस रूप में देखते हैं, लेकिन ये तो कहना ही पड़ेगा कि वो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो भी वहां पर शामिल हैं। तो यूएन का रेजोल्यूशन, यूएन के रिप्रेजेंटेटिव और इराकी जनता के लिए बीच में एक कड़ी का वहां पर होना, ये मैं समझता हूँ ये बड़ा भारी कदम है। और जो अभी कंवर आगा साहब ने कहा है, ये बिल्कुल सही बात कही है कि भारत जैसे जो देश हैं और जो कि और बढ़ चढ़ के मदद करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा भारी एक कदम माना जाएगा कि ये जो अंतरिम जो वहाँ की काउंसिल बनी है, ये किसी चीज़ को अगर मांगे तो ये हमारी जनता को समझाने के लिए होगा कि देखिए हम इराकी जनता की मदद करने जा रहे हैं। जी, लेकिन राम साहब, डिप्लोमेटिकली अगर आप देखें तो खास तौर से अमेरिका ने जो इराक का ऑक्यूपेशन किया, उसका इस काउंसिल को जो फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट बना करके उसको एक लीगलाइज शेप देने का काम दुनिया के सामने किया है। कि अभी पहले तो ये होता था कि सब आप अमेरिकन ही सिर्फ हैं, अभी इस इंटरिम गवर्नमेंट के आ जाने से ये हुआ है पूरी दुनिया के सामने चेहरा दिखाने कि हम लोग अब पीछे हैं, अब इराकी आगे। अब यही तात्पर्य था उनका कि इराकियों को किसी न किसी तरह से आगे खड़ा करें, जिससे कि वो गोली पीछे से चलाएं। लेकिन ये तो कहने की बात है, लेकिन इराकियों को वो आगे खड़ा करना चाहते थे। जैसा कि आप दोनों पैनलिस्ट ने कहा है, वो बहुत ही अहम मुद्दा है कि लेजिटिमेसी न केवल दुनिया की नज़रों में बल्कि लीगल लेजिटिमेसी देने में भी ये एक महत्वपूर्ण, क्योंकि यूएन के रिप्रेजेंटेटिव का वहाँ होना और कल वहाँ उसको इंटरिम गवर्नमेंट के गठन से पहले उसका पूरा बयान पढ़ना और उसको लेजिटिमाइज करना, इट्स ए इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। केवल एक मैं मुद्दा उठाना चाहूँगा, ये कदम जो है ये काफ़ी नहीं है भारत जैसे देशों के लिए कि वो इराक की सरकार समझकर इनके साथ अभी से डीलिंग्स करना शुरू कर दें। नहीं, इराक की सरकार कहाँ है अभी? तो ये फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट है, प्रॉक्सी गवर्नमेंट है। और डिफेक्टो तो अगर आप मतलब डिजोरे गवर्नमेंट अगर आप देखें तो अल्टीमेटली तो वहाँ जनरल
ही इंचार्ज है, उसके अलावा क्या है। हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, लौट करके आएंगे और इस काउंसिल के विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये काउंसिल का क्या असर होने जा रहा है पूरी दुनिया में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऊपर से डालो थोड़ा सा चंकी चाट मसाला, वो छोले बल्ले बल्ले की बैंगन भाजा, MDH चंकी चाट मसाला, दुगने मजे वाला MDH। Here begins the era of royalty. Earthquake. The victims. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. प्रण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इराक का बदलता चेहरा, इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और एक अहम सवाल जो कि पूरी दुनिया में जिस पर चर्चा हो रही है उसको बातचीत के अंतिम चरण में चर्चा करेंगे कि क्या एक देश जिसका कि बिल्कुल आधार हमला करने का और बेबुनियाद है, क्या किसी ऐसे देश पर हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहरहाल बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं कमरागा साहब, एन राम साहब और लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वीएस मलिक। इराक गवर्निंग काउंसिल को हम पहले दिखा दें, उसके बाद चर्चा करें ताकि मुद्दे क्लियर हो जाएंगे। देखिए हमारे पास ग्राफिक की मदद से कि किस तरह से इराक की काउंसिल की गवर्निंग काउंसिल का जो कि इंटरिम गवर्नमेंट है उसका गठन हुआ है। 25 prominent Iraqis from a variety of political, ethnic and religious backgrounds stepped onto a stage here today and declared themselves the first interim government of Iraq. The new council is composed of Shiites 13, Sunni Arabs 5, Kurds 5, Assyrian Christians 1, Turkmen 1, total 25. Out of 25, 3 members are women, 16 have either returned from exile or were in an autonomous Kurdish or outside Saddam's control. As its first act today, the council abolished 6 national holidays that had been celebrated under Mr. Saddam Hussein's 24-year rule and created a new national day. The council declared April 9 the day that Baghdad fell to Allied forces as Mr. Hussein went into hiding, the national day of a new Iraqi state. The first priority of the government will be security and the resumption of services. Iyad Alvi, leader of the Iraqi National Accord and a member of the council. The council was selected through negotiations between the main Iraqi
opposition groups and the office of L. Paul Barmer III, the American civilian administrator for the occupation. We hope sometime next week to have declarations on security and will comfort the Iraqi people. Iliad Alvi. The establishment of this council as an expression of the national Iraqi will, in the wake of the collapse of the former oppressive regime, Sayyid Muhammad Bahar ul Ulam member. The 25 Iraqis, doctors, lawyers, teachers, engineers, clerics, diplomats, political activists, businessmen and a judge will share responsibility for the course of post-war Iraq. I helped deliver thousands of Iraqi babies, and now I am taking part in the birth of a new country and a new rule based on women's rights, humanity, unity and freedom. Raja Habib al-Khuzai, one of the female council members and the director of a maternity hospital in southern Iraq. A Kurd, Hoshia Zabari, the political advisor to Masoud Barzani, leader of the largest Kurdish political parties, was designated as council's press secretary. We hope that this council will work for a very short time. We should have a constitutional government and we should get rid of the occupation. I do not foresee that Mr. Barmer will ever cast a veto against any decision taken by the council. We were assured that all decisions of the council would be respected. Differences of opinion can be managed easily through consultation. Adnan Pachachi, member. The launch of the governing council will mean that the Iraqis play a more central role in running their country. U.S. Administrator Paul Barmer. The council has a lot of authority, appointing ministers, diplomats, budget, security. Jalal Talabani, a member and Kurdish leader. Saddam Hussein has been tossed into the rubbish bin of history and will not be coming back. Muhammad Bahal Ar-Ullah. Freedom, dignity and security must from now on be taken for granted by all Iraqis, and it was an important step in returning sovereignty to Iraqi people. This is DeMello, the United Nations Special Representative in Iraq. राम साहब, अगर हम इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात देखें तो इसमें इस पूरे सीक्वेंस में एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आई है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ इस सिक्योरिटी काउंसिल को बढ़ना है और 25 लोगों की जो ये रिप्रेजेंटेशन बॉडी बनाई है, इससे लोग बहुत खुश नहीं हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये सब लोग लगातार इराक से बाहर रहे हैं, इराक से इनकी इराक की सरजमीन से इनका कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे में ये काउंसिल कितनी इफेक्टिव होगी? जी हाँ, ये तो बहुत ही एक अहम मुद्दा है। न केवल ये लोग बाहर रहे हैं, ये लोग इराक की करंट सिचुएशन से भली भांति परिचित नहीं हैं। इराक की जो एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, उससे ये लोग परिचित नहीं हैं। जाहिर है कि इनको सरकार चलाने में अगर इनको इंटरिम गवर्नमेंट कहा गया है, इसमें मुश्किल तो पड़ेगी ही, क्योंकि लोगों का सहयोग मिलना अब तक संभव नहीं हो पाया है और कई इराकी इन लोगों को एक विदेश से थोपे गए एंटिटीज मानते हैं। जैसे पचाची हैं, he was away at the age of 13, so he is not welcomed as a Iraqi in origin. So it lacks that domestic indigenous representative content which the Iraqis were looking forward to seeing. जी, कमर साहब, अगर हम इसमें देखें तो 13 शियाइट्स हैं और सुन्नी अरब्स 5 हैं, कुर्द अगर हम देखें तो 5 हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इराक के हिसाब से और ख़ास तौर से, और इस मतलब अगर हम रिलीजन के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन देखें और उसके बाद ये देखें कि रिलीजन अलग होने के साथ साथ इनका एग्जाइल में रहना हमेशा, क्या ये वास्तव में जस्टिफाई करेंगे अपने आप को? देखिए, इन्हीं ने बनाया तो बहुत अच्छी तरीके से है। 60-65% के बीच में शिया है, 13 इन्हीं ने सीट इन्हीं ने शिया को दी है और 5 अरब सुन्नी को दी है, 5 कुर्दिश सुन्नी को दी है। तो बेसिकली देखिए तो सुन्नी जो है ये 10 हो जाते हैं, ये कुर्दिश जो है ये इथनिक माइनॉरिटी है वहाँ पे, ये भी सुन्नी है, तो इस तरीके से 10 हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये दोनों तकरीबन 20-20, 18 और 20 इसके बीच में इनके हैं, 35 और 40 के बीच में, और एक क्रिश्चियन और एक तुर्कमान को इन्होंने दिया। तो रिप्रेजेंटेशन वाइज तो ये बहुत रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। और फिर बाहर के जितने भी ग्रुप्स थे, इसमें ज़्यादातर सब लोग बाहर के हैं। नहीं, जो अंदर जो लोग थे सद्दाम हुसैन के साथ रहते, जो एक वॉइस ऑफ डिसेंट था,
उसके लोग उसमें नहीं आए हैं, एक दो या तीन को छोड़कर। दो लोग हैं जो उस पीरियड में लड़ रहे थे और जो वहाँ पे अपराइजिंग हुई थी 91 की अपराइजिंग में, उसमें अल हकीम जो है, बाकर अल हकीम के बेटे हैं या भाई हैं, बेटे हैं, वो आए हैं एक, और दूसरे एक पार्टी इस्लामिक काउंसिल ऑफ इराक, इस्लामिक रेवोल्यूशन इन इराक, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट शिया उलमास की बॉडी है। दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन है अल-दावा। अल-दावा जो है ये भी एक बहुत बड़ी शिया ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका लिंक दोनों से आपस में इनके दोनों के लिंक्स भी हैं। तो अल-दावा का भी एक रिप्रेजेंटेटिव इसमें रखा है। तो इस तरह से शिया का तो इसमें रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, ठीक है, वो लोग ज़्यादा बोले हुए हैं। लेकिन इन लोगों ने, ये दो लोग जो आए हैं, इन्हीं ने ये फौरन मीटिंग के बाद ये कह दिया, दो चीज़ कही कि हम इस काउंसिल में ज़रूर आए हैं, हम किसी भी सूरत से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो और मुल्क के अंदर इलेक्शन हो, और दूसरी बात ये कही कि ये ऑक्यूपेशन फौरन ख़त्म होना चाहिए। That's what I want to say, कि उन्होंने कहा कि परमानेंटली यहाँ रहने का कोई इंतजाम नहीं, और ऑक्यूपेशन, लफ्ज़ ऑक्यूपेशन यूज़ किया, जिसके ऊपर अहमद चलाबी ने को ऑब्जेक्शन भी हुआ। उसने बाद में क्लैरिफाई किया कि ये ऑक्यूपेशन नहीं है, फोर्स नहीं है, बल्कि लिबरेटर्स हैं, दे आर, तो इस पे डिफरेंसेस भी उन दोनों जी। जनरल साहब, मैं जो समझता हूँ, जो पहले दो विचार किए मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि जब कभी भी इस तरह की सत्ता में तब्दीली की जाती है तो उसमें कुछ पहलू उभर के आते हैं। हमारे अपने देश में, यानी कि अपने सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जब 1971 में सत्ता बदली हुई ईस्ट बंगाल में, जो कि ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, तो वहाँ एक किस्म का ऐसा एक भावना थी जिसकी वजह से कि वहाँ की राजनीति ने कुछ लोगों को पहले से उभार रखा था, और वो सबको ये जरूरी बात है इस बात को लेकर, क्योंकि सत्ता बदली की तरफ मैं ध्यान आपका आकर्षित कर रहा हूँ। तो वहाँ पहले से ही मौजूद थे लोग, यानी कि जो लीडरशिप थी वो पहले से मौजूद थी। यहाँ जो तब्दीली है, जो लोग ये इसमें नुक्ताचीनी कर रहे हैं, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। कोई भी तानाशाह अपने देश के अंदर किसी भी ऐसे आदमी को या ग्रुप को जिंदा नहीं छोड़ेगा या रखेगा नहीं कि वो एकदम से उसके जाने के बाद में उभर के सामने आ जाए जी। तो ये जो लोग कहा जा रहा है कि ये लोग सब बाहर जाएं और इसका कोई मतलब नहीं है, रहने देना नहीं है, और इनकी यहाँ की जो भावनाएं उनको समझते नहीं है। जो भावनाओं को समझते थे और जो वहाँ संघर्ष कर रहे थे, उनको तो ख़त्म कर दिया गया है। तो ऐसे समय में जो कि अभी ये आंकड़े दिए हैं और कंवर आगा साहब ने बताया कि ये बड़ा भारी एक कदम है, जिसके अंदर की तकरीबन सभी जो हम वहाँ के जो टुकड़े हैं उनको सबको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और ये बात कही गई है, सबको इस बात का पता है कि कोई भी ऐसा कदम ना उठे जिसकी वजह से कि जनता से वो दूर चले जाए। जी नहीं, लेकिन कंवर आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ इतना ये कहना चाह रहा था कि इराक के अंदर वहाँ पे अभी लोग हैं ऐसे जो लड़ भी रहे थे और वहाँ पे थे। तो जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा, कुछ लोगों ने उसी की तरफ पॉइंट आउट किया कि भाई उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। हालांकि ये दिक्कत होती है, एक 25 आदमी की बॉडी में हर आदमी को लाना, हर आदमी को सेटिस्फाई करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। एक पॉजिटिव कदम तो ये ज़रूर है, सभी कह रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि ये करते कितना, इससे फ़ायदा इराक़ियों को होता है ज़्यादा या अमेरिकन को। मुझको तो ऐसा लगता है कि ये बॉडी इसलिए बनी है कि जो अमेरिकन काम नहीं कर पा रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से दूसरे तो उसको, उस गैप को ये पूरा करने के लिए फ़िलहाल तो यही दिख रहा है। और अमेरिका को अगर ऐसे ही बहुत सी, मतलब दिस इज अ ड्रीम ट्रांसलेशन बॉडी ऑफ अमेरिकन, यू कैन से। मुझे जी ब्रह्मन साहब को ये ब्रीफ दिया गया था उनको भेजने के पहले, आखिर उनको भी इसी मकसद से लाया गया था कि आपका ये काम है कि आप जल्दी से जल्दी एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा कीजिए, जिससे कि जो हम लोग फ्रंट लाइन में हैं वो हम लोग थोड़ा पीछे हट के वो उसको संभाले मामला। सो दैट वाज द पर्पस। अभी देखना इट्स टू सून, इट्स टू सून। और फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि तेल
एंड द फंड्स जो इराक के फंड्स हैं तमाम दुनिया अभी में तो शॉर्टेज ऑफ कैश भी है वहाँ जो इन्वेस्टमेंट है। अब ये एक बॉडी बन गई है जो फंड्स ला सकती है, जो फ्रोजन अकाउंट्स हैं इराक के या दूसरे अकाउंट्स हैं या ऑयल फॉर फूड वाले अकाउंट हैं, तो नहीं, जो अमेरिका ने जो फ्रीज किए हुए इराक के अकाउंट्स, तो वो सब अकाउंट्स को अब लाने में आसानी होगी और बजट बनाने में उनको आसानी होगी। चलिए हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और चर्चा करेंगे खास तौर से कि हैंस ब्लिक्स ने जो कहा है और उस मुद्दे की ओर जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा है कि जब मुद्दा ही नहीं था तो हमला क्यों किया इराक पर। लौट करके आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ जहाँ जाए शुभ लक्ष्मी वहाँ खुशियाँ हरी वर्षा धूप सच MDH Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. प्रण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इतिहास बड़ी दिलचस्प चीज है और जब भी इतिहास की किताबें पढ़ी जाती है तो बड़ा आनंद आता है। मुद्दा बदल रहा है। हम लोग इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इराक पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के आरोप को लेकर के हमला हुआ और हमला किया अमेरिका ने और ब्रिटेन ने। लेकिन अभी जो खोजी रपटें आई हैं और उन्हीं की खुफिया एजेंसियों ने रपटें दी हैं, उन्होंने कहा है कि हमने जो रपट दी थी वो गलत है। तो अब इस हमले को कितना तार्किक, कितना तर्कसंगत कहा जाए कि आपने एक देश से निश्चित रूप से एक तानाशाह को भगा दिया, लेकिन उस देश पर कब्जा कर लिया और उस देश का तानाशाह कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम है। तो ये लड़ाई कहाँ तक तार्किक है, कहाँ तक तर्कसंगत है, ये पूरी दुनिया के इतिहास में लिखी जाएगी। एन राम साहब हैं, कमरागा साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल VS मलिक हैं। राम साहब आप बताएं। जब बड़े देश अपनी प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं निश्चित करती हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि इसमें तर्क है कि नहीं है, वो तो अपनी मनमानी ही करते हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स इन पब्लिक कंजम्पशन। ये कहा जाता है कि राजा जब कोई काम करता है तो निश्चित रूप से डिसाइड करता है, तो लेकिन राजा जब काम करना शुरू करता है तो वो जनता को ये कन्विंस करता है कि जो मैं काम कर रहा हूं वो कितना तार्किक है और कितना तर्कसंगत है और कितना यथोचित है। लेकिन यहाँ तो जो दुनिया का राजा अमेरिका है या ब्रिटेन जो दावा करते हैं, इन्होंने तो एक झूठी रपट के आधार पर सद्दाम हुसैन जो कि तानाशाह था उसको नेस्तनाबूद कर दिया और पूरे देश को रौंद डाला। इसको परिप्रेक्ष्य में देखिए जी, इन लोगों ने सन 90 से, खास तौर से 97-98 के बाद से ये निश्चय कर लिया था कि जो मध्य पूर्व एशिया है वहाँ का नक्शा ही बदलना है, उनको स्ट्रेटेजिक नक्शा बदलना है। और जो कि आज अमेरिका के प्रशासन में कई बलिष्ठ अधिकारी हैं, ये लोग उन स्ट्रेटेजिक कॉन्क्लेव्स में उन्होंने भाग लिया था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हेरिटेज फाउंडेशन वगैरह जो है अमेरिका में, इन चीज़ों को बहुत सालों से सोच रहे हैं। तो अमेरिका को तो ये करना ही था, उन्होंने अपने राष्ट्र के हित में इराक में सत्ता परिवर्तन को मान लिया था। नहीं तो इससे चलिए इसके खतरे भी बात करेंगे। आपने अपनी राय दे दी। उन्होंने केवल, मैं इतना कहना चाहूंगा, उन्होंने केवल एक बहाना ढूंढना था। पहले उन्होंने कोशिश की कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा उनको ये आदेश मिल जाए कि वो कर सकें सत्ता में परिवर्तन। जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने बहाना ढूंढना था, उन्होंने को बहाना ये ढूंढ ही लिया।
और इसमें उन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाया। भाई आगा साहब, हमारे यहाँ भी मतलब अगर हम अपने दर्शकों को सीधी भाषा में समझाएं, पुलिस वाले को किसी को केस बनाना होता है तो फर्जी केस भी कम से कम उसके घर में पैसे रखे जाते हैं या अफीम की दारू की बोतल रखी जाती है या अफीम रखी जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं रखा गया। इराक में अगर चलिए हम ये मान भी लेते कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिल गए, अमेरिका ने रखे या ब्रिटेन ने रखे, यहाँ तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ और न्यूक्लियर वेपन का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो ये फर्जी केस सिर्फ कागजों में बना और हमला हो गया। नहीं, मेरा ख्याल है ये हो जाता है ऐसा वहाँ भी, लेकिन हैंस ब्लिक्स और इतने लोगों ने इतना रिगरस वहाँ पे इंस्पेक्शन किया था, उन्होंने सर्टिफाई कर दिया था कि नहीं है जी, तो इसलिए रखना उनके नहीं, पर हैंस ब्लिक्स हैज बीन वेरी ससेप्टेबल फ्रॉम द डे वन जी, तो उसने बड़ा रिगरस और अलबरादी ने भी, अगर आप उनकी पुरानी रिपोर्टें देखें तो अलबरादी और हैंस ब्लिक्स ने लगातार ये कहा कि इराक हमको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हमको और समय चाहिए। तो अमेरिका ने और न समय देने की बिना पे हमला किया कि वी कांट वेट फॉर मोर देन दैट। बाद में उसने ये भी कह दिया था कि वहां पे ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि जहां जो ये शो करें कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास। खबर साहब, एक व्यूअर हमारे साथ लाइन पे, उनको सुनते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार त्यागी जी एंड नमस्कार टू ऑल द पैनल जी मेंबर्स। आप बताएं कौन सा बोल रहे हैं? मैं राजीव बोल रहा हूँ दिल्ली से। राजीव जी बताएं, आपका क्या सवाल है? मेरा ये प्रश्न है जी कि एक तो बात आप मानेंगे कि मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक ऑल द मुस्लिम कंट्रीज आर ईदर फ्यूडल और सेमी फ्यूडल जी, देयर इज नो डेमोक्रेसी। नंबर एक, तो डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए अमेरिका ने ये किया या अपना स्ट्रेटेजिक एक पॉइंट बनाने के लिए, या तीसरा ऑयल वेल्थ के लिए, या चौथा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए, या ये 4 पॉइंट किस सीक्वेंस में थे, या क्या क्या प्रायोरिटीज थी? ये बात पेंटागन या CIA या और कोई या उनकी एजेंसीज ही बता सकती हैं। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मे नॉट बी ऑन द हायर लिस्ट जी फॉर अटैकिंग इराक। नहीं, आप सवाल क्या करना चाहते हैं बताएं? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये किस सीक्वेंस में, हम लोग इसको किस सीक्वेंस में देख रहे हैं? जी वो बहुत बढ़िया सवाल है राजीव जी, आप कोशिश करेंगे। हालांकि चारों जो आपने पॉइंट उठाए हैं चारों मिक्स हैं। बहरहाल कमर, अब मैं ये कह रहा था, देखिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो ये एक बहाना था, मेन पॉइंट जो था उनका वो तेल था। अमेरिकन जिस समय ये गए, इन्होंने 2 साल पहले तय कर लिया था, 2-3 साल पहले जब क्लिंटन जाने लगे तब से रिजीम चेंज की बात शुरू हो गई और उसके बाद किया। अमेरिकन इकोनॉमी क्राइसिस में थी, स्लो डाउन हो रही थी, बहुत ज़्यादा रिसेशन का खतरा था, और उसके बाद वो उन्हीं ने तय किया कि नहीं, अगर आप देखें तो जब से इराक पे कब्जा हुआ ऑयल के प्राइसेस स्टेबल हो गए पूरी दुनिया में। नहीं, और बल्कि उसको कम हो जाएंगे आने वाले समय में। अमेरिका का प्लान ये कि उसको कम कर देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से कोऑपरेट करना बंद कर दिया था। सऊदी अरेबिया बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा था कि पहले ऑयल प्राइस को, पहले तो उसने तेल का दाम बढ़ाया, ईरान से उसने कोऑपरेट करके मिल के तेल का दाम बढ़ाया, फिर उसके बाद उसने पैलेस्टाइन का मसला उठाया कि इसको आज़ादी मिलनी चाहिए, फिर उसने ये डिमांड किया कि इराक से में अटैक नहीं होना चाहिए, फिर चौथी बात ये कि उसके देश में जो अमेरिकन ट्रुप्स हैं वो भी जाना चाहिए। सऊदी अरेबिया जब तक अमेरिका से कोऑपरेट करता रहा, खासतौर से किंग प्रिंस अब्दुल्ला, इनके न कोऑपरेट करने की वजह से अमेरिका को ये एहसास हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान, इराक जो कि ऑलरेडी अमेरिका से नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, और सऊदी अरेबिया भी अगर हाथ से निकल गया तो ये 3 कंट्री अगर हाथ से चले जाती हैं तो इन तीनों कंट्रीज़ में तकरीबन 65% ऑफ द वर्ल्ड प्रूवन रिजर्व्स, 65% के करीब तेल इस पूरी दुनिया का इन 3 मुल्कों में पाया जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन अमेरिका को यही लगा कि इराक को कैप्चर कर लो। वंस यू कैप्चर्ड इराक देन इट इज़ ईजी टू डील विद सऊदी अरेबिया एज वेल एज ईरान। तो ये यहाँ से बहुत कामयाब रहे अपने मिशन के अंदर। जनरल साहब आप बताएं, क्योंकि लड़ाई में फर्जी दस्तावेजों के आधार पे कल को हमको भी हुक्म मिल सकता है, और फर्जी दस्तावेजों की कहानी कहाँ जाके रुकेगी किसी को नहीं पता। पहली बात तो ये हमारे यहाँ फर्जी वाली बात है नहीं। सबको पता है कि भारत जो है ये एक आणविक दृष्टि से महाशक्ति बन चुका है, तो उसमें कोई फर्जी की बात नहीं, सबको पता है हथियार हैं। और जिसके पास हथियार होते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया का जिक्र आता है, तो लोग उसको बड़ी इज्जत के साथ से देखते हैं। शक्ति हमेशा से एक बड़ा भारी पहलू रहा है इंटरनेशनल राजनीति का। लेकिन मैं इसमें 2-3 चीज़ें राजेश जी के जो सवाल में हो निहित हैं,
उनको जरा हमें ध्यान से देखना चाहिए। सैनिक दृष्टि से पहले ये सोचा गया था, महाशक्ति के जैसे कि राम साहब ने बताया था कि एक संदर्भ था, उस संदर्भ में ईरान से उन्हें दुश्मनी लग रही थी। मैं 80 के दशक की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पर इराक को भरपूर सहायता दी गई, हर तरह की सहायता दी गई। और ये सद्दाम हुसैन से 9 साल लड़ाई कराई, यही मैं कहना चाहता हूँ। और ये कहना कि इराक में कभी WMD थे ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये सबको मालूम है कि केमिकल जो वेपन्स हैं उनका भरपूर इस्तेमाल किया गया ईरान के खिलाफ, कर्द के खिलाफ, और एक दो नहीं हजारों की संख्या में लोग मारे गए, ईरानी सैनिक मारे गए, कर्द मारे गए। और इसके बारे में सैनिक दृष्टि से जो सैनिक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें इसका बड़ा भारी ब्यौरा है। तो ये कहना कि ये बिल्कुल हवा में बात चल रही है, और यानी कि जो बोतल रखने वाली बात नहीं, वो तो थी वहां पर। नंबर 2 बात नहीं, बट आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। बात बड़ी भारी बात है कि वो थी। नहीं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन किसी ने नहीं माना कि इराक में थे। तो सवाल उठता है उसके बाद में न्यूक्लियर की ज्यादा सवाल है। वो भी थे, और न्यूक्लियर का भी वो भी थे। जो मैं आपको एग्जैक्ट सेंटेंस बताता हूँ जो मेरे पास है। न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी जो ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज ने मैसेज भेजा, जिसको के ब्रिटिशर्स ने अपना डॉक्यूमेंट बनाया, उन्होंने कहा दे आर इन द प्रोसेस टू प्रिक्योर द न्यूक्लियर। आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, प्रोसेस को उन्होंने समझा कि दे हैव ऑलरेडी गॉट। देखिए साहब, ये कहना कि वो उनके पास में ज्ञान नहीं था जी उस अवस्था में, जबकि सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस उनके पास ऐसी है कि आपकी कार का नंबर सैटेलाइट से पढ़ा जा सकता है। तो ये कहना तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा जी। हाँ, उनकी जो कड़ी है वो किस तरह से फिट नहीं बैठी, वो बात दूसरी है। जब वो हथियार थे तब इजराइल का हमला हुआ, बाकायदा हमला हुआ। उनकी जो आणविक शक्ति जो वहां तैयार होने वाली थी उस पर हमला हुआ और उसका डिस्ट्रॉय किया गया। और आखिर ये आए कहां से? भारत में अगर देखा जाए तो सब कुछ हमने पैदा किया, आणविक शक्ति। उन्होंने तो आई बाहर से है। तो जिस आदमी ने आणविक शक्ति या बाकी चीजें दी हैं उसको ये पता ना होना कि कहाँ दिए और कब दिए और किस मात्रा में दिए, ये गलत है। हालांकि आपको सभी को पता है कि जो सद्दाम साहब के जो बंकर तक है वो वेस्ट के लोगों ने बनाए हुए, नहीं वो तो जर्मन और ऑस्ट्रेलियन सबको पता है जी। तो ये कहना कि इसको दूसरा रूप देना कि बेचारा गरीब मारा गया, उसके पास तो कुछ नहीं था, वो तो मेरे ख्याल से थोड़ा छोड़ दे। सवाल उठता है असली में, जो कि आगा साहब ने इशारा किया है, तेल का। अभी है कि अगर तेल और दूसरा है टेररिज्म, ये दोनों चीजें से जो महाशक्ति है वो परेशान है। अब अगर हमने ऑयल के ऊपर काबू करना है तो जरूरी है कि जो सत्ता है वो ऐसी हो जो कि हमारी बात माने और हमारे हक में हो। मलिक साहब, मुद्दा बदल जाएगा। मैं एक सवाल खत्म करके मुद्दे के दूसरे रुख पे जाऊंगा। राम साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ब्रिटेन ने और अमेरिका ने ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पे हमला कर दिया, अब तो इट्स ए प्रूवन रिकॉर्ड, क्योंकि CIA ने माना है और ब्रिटेन में तो आज की डेट में हल्ला है, टोनी ब्लेयर का शासन खतरे में है। अब आने वाले दिनों में तो ये खतरा और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी भी मुल्क के खिलाफ आप फर्जी दस्तावेज तैयार करिए, बाद में इतिहास खोजते रहिए किताबों में, तो इससे नया खतरा क्या है? यूनिपोलर वर्ल्ड में ऐसे खतरे हैं। हाँ। और तभी लोग घबरा रहे हैं कि यूनिपोलरिटी कब तक चलेगी और किस तरह चलेगी। और मेरे ख्याल से सारे देश जो हैं संसार के, वो अपने स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को देख रहे हैं कि किस तरह से फिर से हम लोग मल्टीपोलरिटी की तरफ जा सकें। चीन इसीलिए अमेरिका के खिलाफ एक शक्ति का केंद्र बनना चाहता है, और रूस हालांकि काफ़ी दब चुका है, उसने भी अपने हथियार छोड़े नहीं है अभी जी। और यूरोप के साथ भी अमेरिका के मतभेद हैं, और भारत एक केंद्र, शक्ति का केंद्र उभर के तैयार हो रहा है, बन रहा है। तो यूनिपोलर वर्ल्ड में तो ऐसी चीज़ें होती रहेंगी और हमको इससे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि इराक तो एक शुरुआत थी। अभी देखिए मध्य पूर्व एशिया में और क्या क्या होता है। कमर, डू यू एग्री विद राम साहब? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इराक से शुरुआत हुआ, ईरान का फौरन नाम आ गया, उसके कुछ ही दिनों के बाद सऊदी अरेबिया पे प्रेशर है कि वो फौरन अपने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करें, अपना पूरा इस्लामिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करें और नया लिबरल सिस्टम अडॉप्ट करें। तो इस किस्म के प्रेशर पूरे अरब वर्ल्ड पे जी। चलिए हम लोग चलेंगे एक छोटे से खबर की ओर, बड़ी महत्वपूर्ण खबर की ओर, कि भारत ने अपनी फौजें इराक भेजने से इनकार कर दिया है। लौट करके आएंगे, इस खबर का विश्लेषण करेंगे कि इस खबर भेजने का संदेश क्या इराक में जाएगा और क्या अमेरिका को जाएगा, और ख़ास तौर से यूनाइटेड नेशंस को क्या जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद देगी मिर्च का तड़का,
अंग अंग फड़का। MDH की देगी मीरज। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. मैं इस खानदान को बर्बाद करके रख दूंगी। क्या कह रही हो बेटी? मैं रसोई गैस फिजूल खर्च करूंगी। अरे बहू, मैं दाल सब्जी मीट कभी प्रेशर कुकर में नहीं बनाऊंगी ताकि गैस ज्यादा इस्तेमाल। ये तुम नहीं कर सकती। जरा सी चीज गर्म करने के लिए बड़ा बर्नर इस्तेमाल करूंगी ताकि गैस का खर्च और बढ़े। इससे फैमिली का बजट तहस नहस हो जाएगा। कट! ये बेहुदा डायलॉग किसने लिखे हैं? मैंने सर। फिजूल गैस इस्तेमाल करने से कोई भी फैमिली बर्बाद हो सकती है। Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इराक का बदलता चेहरा, और इस बदलते चेहरे में एक निर्णय भारत ने लिया है कि भारत की फौजें इराक नहीं जाएंगी, खास तौर से अमेरिकी जनरल की रहनुमाई में। बहरहाल चर्चा में शामिल है हमारे साथ कमर आगा साहब, एन राम साहब, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वीएस मलिक साहब। इससे पहले कि हम लोग चर्चा करें, मैं ये बता दूं कि वास्तव में फैसला क्या है ताकि तफसील से उसको समझने में आराम रहे। देखिए, ट्रुप्स टू इराक, हालांकि ये थोड़ा सा सीक्वेंस इसमें बदला हुआ है, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी भी है। Defense Minister George Fernandez Samta Party on Sunday passed a resolution in which it strongly opposed sending soldiers to Iraq. India has decided not to send troops to Iraq now, saying it can consider such a request if it comes from the UN. This decision was taken after 2 hours of deliberations at a meeting of the Cabinet Committee on Security chaired by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Where there is to be an explicit UN mandate, the government of India could consider the deployment of troops, a cabinet statement. The Congress and the left parties had already strongly opposed to India sending its troops to Iraq. The government had also made it known that it would not act against the national interest. Were there to be an explicit UN mandate for the purpose, the government could consider deploying our troops in Iraq. यशवंत सिन्हा, राम साहब, आप बताएं। जी, इस निर्णय को परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। निर्णय तो बैलेंस्ड है, सही है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। हमारी फॉरेन पॉलिसी के अनुरूप है, अगर आप ये कहें। बिल्कुल अनुरूप है, और यूएन का जो छत्र छाया में अगर ट्रूप्स भेजना है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य से थोड़ा आप अलग हट के देखिए। भारत 50 साल से एक मोरालिटी की बात कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और उसकी वजह से भारत के हितों की काफ़ी हानि भी हुई है। अब एक समय आ गया है कि भारत को वो फिलोसॉफिकल इडियोलॉजिकल बायस छोड़कर प्रैग्मेटिज्म की तरफ बढ़ना है। प्रैग्मेटिज्म इसमें है कि भारत अपने हितों की रक्षा करे, अपने हितों को बढ़ाए। और कई लोग, राम साहब, जिस प्रैग्मेटिज्म की तरफ आप बात कर रहे हैं, मैं माफ करना, मैं आपको टोक रहा हूँ, लेकिन आपको लग रहा है कि इस डिसीजन को करके भारत ने गलती की? बिल्कुल नहीं। $40 बिलियन के बिजनेस में से भी प्रैग्मेटिज्म इज व्हाट? नहीं, मनी। नहीं, केवल मनी की बात नहीं, इसमें और भी आप हैं। मैं आपको ये निश्चय तौर से ये निर्णय बिल्कुल सही था, ये तो मैं दोहराना चाहूंगा। मैं प्रैग्मेटिज्म की बात ये कह रहा था कि अगर यूएन की छत्र छाया में भारत ट्रूप्स भेज सके, और अगर अमेरिका के हितों का भी इसमें हम लोग समर्थन कर सकें, तो इसमें भारत के कई फायदे हैं। एक, आप ये मत भूलिए कि वहाँ पर ऑयल है, और भारत को भी वहाँ के तेल की आवश्यकता है। दूसरा, वहाँ के आर्थिक, भारत के इसके हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। तीसरा, ज्योग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली ये पूरा इलाका भारत के इंटरेस्ट में है, एक्यूट इंटरेस्ट में। और चौथा, अगर आप देखें, भारत एक सेंटर ऑफ पावर उभर कर आ रहा है, और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि भारत एक अहम भूमिका अमेरिका के नज़रों में भी न अदा कर सके। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पे कि भारत को गौर करना पड़ेगा। इसके माने ये नहीं कि हम अपनी सॉवरेंटी को अलग रख दें या छोड़ दें, इसके माने केवल ये है कि सेलेक्टिवली नुआंस्ड वे में हम अपने हितों
को आगे बढ़ाएं। शायद हिंदुस्तान ने जब मेरा ख्याल, बहरहाल हम कंवर साहब की बात सुनते हैं, मैं अपनी राय जाहिर करने से पहले कंवर साहब, हमारी फॉरेन पॉलिसी में खासतौर से एनडीए की फॉरेन पॉलिसी जो, इसमें दो चीज़ें हैं इस मुद्दे को लेके। एक तरफ तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत करीबी क्लोजर टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स हमारे बने रहें, वो एक सबसे बड़ी दुनिया की पावर है इस समय, उससे रिलेशन हम लोग बिगड़ना नहीं चाहते। दूसरी तरफ हमारे सामने ये मुद्दा है कि किस तरीके से इराक में ट्रूप्स भेजे जाएं कि ना भेजे जाएं। तो एक मिडिल पाथ निकालने की कोशिश हो रही है, उसमें मिडिल पाथ ये है, और वो विच इज़ जस्टिफाइड ऑल्सो बाय, कि अगर यूएन छत्र छाया मिल जाती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो हम ट्रूप्स भेज सकते हैं। अब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन जो है वो ये है कि किस काम के लिए ट्रूप्स हम लाए जाएंगे। क्या अमेरिका का में जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जाएंगे, या ये ट्रूप जा रहे हैं वहाँ स्टेबलाइजिंग फैक्टर बन के, वहाँ पे इलेक्शन कराने, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने, या क्या कहते हैं पीस रिस्टोर करने। तो ये सारी चीज़ों पर भी डिबेट चल रहा है। और दूसरी बात ये कि इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि फॉरेन डिसीजन ले ले। जनरल साहब, हमारे मिलिट्री की एक खासियत रही है, हमने कोई भी लड़ाई किसी दूसरे जनरल की रहनुमाई में नहीं लड़ी। हम तो यूएन ने या किसी दूसरे देश के झंडे तले भी हमारी फौजों ने कभी नहीं काम किया। और हम मुझको जो खबर है कि हमारी फौज में इसको लेकर के बड़ा विरोध था, जाने के ऊपर नहीं, फंडामेंटली कि हम किसकी रहनुमाई में जाएं। जो आपने सवाल पूछा है उसको लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं जी, यानी कि उसका जवाब जो है उसके अंदर निहित है, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। मैं जो राम साहब ने जो विचार किए मैं उनसे ज़्यादा सहमत हूँ। हमें ये देखना चाहिए कि भारत जो है, अब का भारत 55 साल से पहले के भारत से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब ये हम अगर ऊपर की टेबल पर बैठना चाहते हैं, ऑन द हाई टेबल, कहें कि वो बैठना तो चाहेंगे, सारे कॉन्ट्रैक्ट भी चाहेंगे, तेल भी चाहेंगे, लेकिन उससे तो जिम्मेवारियां उभरते हैं वो हम नहीं देखना चाहेंगे। ये बात सोचने वाली एट व्हाट कॉस्ट। आप सुनते, एक दो बात है, पहलू है, बाकी तो सबके विचार अपने अपने हैं। यही एक डेमोक्रेसी का बड़ा भारी फायदा है। हम अपने आम लोग को क्यों भूल जाते हैं? हमारे आम लोग कितने लेबर खाड़ी में हैं, उनके हित को कभी देखा? हमेशा अखबार और जो मीडिया है उनकी परेशानियों को जिस तरह से कि उनको ट्रीट किया जाता है, उनको अनदेखा कर दिया जाता है। उनको कितना भारी मनोबल मिलेगा कि हमारे देश की सेना यहां पर आ गई है। इराकी को देखिए कि आपने जो भी फैसला लिया हो तो सरकार ने बहुत सोच समझ के लिया होगा, लेकिन आज कल यानी कि काउंसिल बनी जिसके अंदर यूएन का रिप्रेजेंटेटिव है, 1483 रिजोल्यूशन के अंदर बनी, और अब आपने ना की बात कही। पहले थोड़ी हाँ की बात चल रही थी, कब चल रही थी? जब काउंसिल नहीं थी। 1483 के रेजोल्यूशन की तरफ कोई कदम नहीं उठाया। तो इस बात को ये तो देखने के ऊपर है कि आप किस पहलू से आप इसको देखते हैं। ये भी देखा जा सकता है कि यूएन के रेजोल्यूशन 1483 को, जिसके अंदर हमारे जितने भी विचार थे वो शामिल किए गए थे, उसको हम खुद नकार रहे हैं जी। और अगर देखें, जहां तक राष्ट्र हित का बात है, मैं समझता हूं कि दो ही बात है। एक तो आप ये बड़े आइडियलिस्टिक तरफ जाते हैं जिसका तरफ कि राम साहब ने इशारा किया। मैं कहूँगा सबसे बड़ा इशारा है घरेलू राजनीति। आप अगर ये 4 इलेक्शन अगर नहीं होने जा रहे होते तो क्या ये फिर भी हम ये फैसला लेते? तो घरेलू राजनीति जबकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति में जब आ जाती है तो कुछ न कुछ परेशानियां उभर के सामने आती है। और सेना के अंदर ये कहना नहीं, मलिक साहब और अटल बिहारी वाजपेयी को बगदाद से तो चुनाव लड़ना नहीं है, तो चुनाव तो इसी देश से लड़ना है। तो फिर असलियत बात है, ये सेना की तरफ जो आपका इशारा है, ये मैं समझता हूँ शायद सही नहीं होगा। नहीं, सेना की तो खबर ये कि सेना ने ये नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा कि हमारे को एक ही सवाल का जवाब चाहिए। लेकिन यहाँ भारतीय फौज ने आज तक किसी की रहनुमाई आप एक चीज बताइए, हमारी सेना को, आपने हमारे सैनिकों की अवस्था देखी है जी, किस तरह का इक्विपमेंट देख रहे हैं वो, और अभी इराक की जो हार हुई है इराक के अंदर, उसको देखा है जी। एक तरफ तो हम यूएसए के साथ में सैनिक दृष्टि से अपने जो हिसाब किताब है उसको बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ एक मौका आता है उसमें हम अनदेखी करना चाहते हैं, और फिर कहते हैं कि साहब सेना नाराज है। भाई सेना नाराज क्यों होगी इस मौके से? ये पहली बार ऐसा मौका है कि खाड़ी में यानी कि देश के बाहर जाने का हमें मौका मिल रहा है, जिसमें कि एक महाशक्ति के साथ में कदम से कदम मिला के हम कुछ सीखें और पता चले और अपनी सरकार को बताएं कि भाई देखो देश कहाँ बढ़ गए हैं, बाकी लोग ये सब हमें भी चाहिए, नहीं तो फिर हमारे यहाँ भी परेशानियां पैदा हो सकती है। आजकल के ज़माने में
जबकि आपकी कार को हाथ लगाए तो सायरन बन जाता है। हमारे आर्मी के कैंप में अटैक होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि साहब किसने तार काट दिया और अंदर घुस गया। तो इसका मतलब तकनीकी दृष्टि से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी, मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाह रहा था कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बहुत ही स्ट्रांग है और पब्लिक ओपिनियन इराक में ट्रुप भेजने के खिलाफ में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ये है, और गवर्नमेंट की अपनी, और पब्लिक ओपिनियन को गवर्नमेंट ने माना भी है। इराक में तो सरकार तो बनेगी और इराकी जो लोग हैं उस इस बात को नहीं भूलेंगे कि एक मौका था जबकि हमें मदद, हम अभी वो मैसेज नहीं जा रहा, ये क्यों मानते कि नेगेटिव ही होगा? अभी वो मैसेज नहीं गया है कि हम लोग इराकी सरकार के खिलाफ है या इराकी जनता के खिलाफ है। लेकिन काउंसिल बनने के बाद में ये फैसला थोड़ा अटपटा लगता है। ह्यूमैनिटेरियन मदद तो हम लोग दे ही रहे हैं और देने को तैयार हैं। पूरी तरह से नहीं, मैं तो समझूंगा कि भारत सरकार ने थोड़ा सा समय अपने लिए लिया है, क्योंकि काफी चीजें हाँ भी बोली हैं। जी, मलिक साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और कमर साहब आपका भी, राम साहब आपका भी। इराक के बदलते चेहरे पर लगातार हम बात करेंगे, क्योंकि इराक का चेहरा लगातार बदलेगा और तमाम तरह के विवादास्पद मुद्दे सामने आएंगे, क्योंकि अभी तो इब्तिदा है। देखते हैं टोनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश की जो मुलाकात होनी है उसमें क्या रंग निकल करके आता है। कल हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज। घटना चक्र